नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में 19 अगस्त को भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। अधिसूचना जारी, 480 से ज्यादा प्रश्न मिले। डिजिटल उत्तराखंड बनेगा गुड गवर्नेंस का मॉडल, सीएम धामी बोले नागरिकों को मिलेगी पारदर्शी सेवाएं। पंचायत चुनाव में चुनाव प्रसार का आज आखिरी दिन, प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। 24 और 28 जुलाई को 2 चरणों में होगा मतदान। यूपी के मरीजों के इलाज के लिए बाध्यता, बिना श्रमिक कार्ड के आयुष्मान योजना में नहीं होगा इलाज। बद्रीनाथ हाईवे 7 घंटे रहा बंद, 1000 से ज्यादा वाहन फंसे, कांवड़ियों की बड़ी मुसीबत। आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, टिहरी में बंद रहे स्कूल, 121 सड़कें अवरुद्ध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की हम आपको ऊधम सिंह नगर से बड़ी खबर बता दें, जहां गौ तस्करी को लेकर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। गौवध की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। तस्करों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों तस्कर घायल। आरोपियों के पैरों में लगी गोली। सगे भाई निकले दोनों आरोपी। मौके के एक गाय को भी किया बरामद। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। एसएसपी मणिकांत मिश्रा मौके पर पहुंचे। गौ तस्करी को लेकर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। गौवध की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। तस्करों ने की फायरिंग। गौ तस्करी को लेकर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। गौवध की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। तस्करों ने की फायरिंग। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड के स्पष्ट किया है कि त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पंचायत में चुनाव में 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थिति की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए पूर्व मतदान की तिथियां घोषित की जाएंगी। 20 जुलाई 2025 को जारी आयोग का पत्र भी इसी से संबंधित है, जिसका मतदान की तिथियों में परिवर्तन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान की तिथियों को लेकर किसी तरह के भ्रम में ना रहें। आयोग के सचिव भी राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 24 जुलाई 2025 को किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान न होने की स्थिति में पूर्ण मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा। इसी तरह से स्थिति यदि 28 जुलाई 2025 के मतदान में उत्पन्न होती है तो संबंधित पोलिंग स्टेशन पर 30 जुलाई को पूर्ण मतदान कराया जाएगा। पूर्ण मतदान यदि आवश्यक होगा तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2025 को ही होगी। सचिव के अनुसार चुनाव के दौरान पूर्ण मतदान की तिथियां हर बार घोषित की जाएंगी। आप सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी उम्मीदवारों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि आज जो सोशल मीडिया में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अथवा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या 1952 दिनांक 20 जुलाई 2025 के बारे में, उसके संबंध में मैं एक क्लैरिफिकेशन और एक स्थिति स्पष्ट करने के लिए जो है आप सभी लोगों को अवगत करा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये पत्र जो है आयोग द्वारा जारी किया गया है।
खबर गदरपुर से, जहां पंचायत चुनाव का प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है। बेशक मौसम में धूप छांव का खेल चल रहा हो, लेकिन तभी उमस भरी गर्मी परेशान करी हो, तभी ठंडी हवाएं राहत प्रदान कर रही हो, मगर सियासी तापमान इसके उलट है, जो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र, पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पद पर उतरे उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। तरह तरह के लोग लुभावने नारों के साथ, बड़े बड़े वादों के साथ प्रत्याशी घर घर तक पहुंच रहे हैं। इस रफ्तार के बीच विकासखंड गदरपुर के अंतर्गत ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान, जिला पंचायत व क्षेत्रीय पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। CSC सेंटर वगैरह चलाती हूँ, जिसमें मैं महिलाओं से भी जुड़े रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो 17-18 साल कहूँगी या 20 साल कहूँगी, इतने समय से समाज की सेवा में ही लगे रहते हैं, जिसके उससे जनता भी अच्छे रूप से पहचानती है कि ये प्रत्याशी हमारे लायक है या नहीं है। मेरा आप सब लोगों को नमस्कार। मेरे पिताजी पहले 2014 से 2019 तक ग्राम प्रधान रहे ग्राम सभा जयनगर में, और अभी मेरी मिसेज नवजीत कौर विर्क अभी प्रत्याशी हैं ग्राम प्रधान पद के लिए ग्राम सभा जयनगर से। तो जो विकास कार्य हमारे पिताजी के कार्यकाल में हुए और कुछ जो विकास कार्य यहाँ पर ग्राम सभा में रह गए, जो अभी 5 वर्षों में, उसके बाद हम यहाँ पर ग्राम प्रधान नहीं रहे। पहले तो सभी दर्शकों को और जनता को मेरा नमस्ते। और जैसे कि हम डोर टू डोर घूम रहे हैं, हमें वैसे तो बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है यहाँ से भी। और जो अभी प्रचार प्रसार ख़त्म होने वाला है, तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि भारी संख्या पे वोट कीजिए। अभी तो आप सबको नमस्कार। आप लोगों ने समय निकाल के जो है हम लोगों के समक्ष आए। तो चर्चा का विषय ये है कि नवजोत कौर को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक तो वो महिला प्रत्याशी हैं और हमारे जो हैं ग्राम सभा के नेतृत्व में अच्छी प्रत्याशी हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ग्राम सभा बड़िया खटीमा से प्रधान का चुनाव लड़ रहे अशोक कुमार मौर्य द्वारा उनका नामांकन निरस्त किए जाने को चुनौती देकर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के खंडपीठ ने उन्हें राहत न देने पर याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि उनका नामांकन गलत कारणों से निरस्त किया गया है, तो वह इस चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दे सकते हैं। चुनाव सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया। पूर्व के आदेशों के अनुपालन में विभाग द्वारा की गई कमेटी गठित की गई है। जांच में 80 लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के दोषी पाए गए। उनके पूर्व में ही चिन्ह कर हटा कर नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन बार बार नोटिस देने के बाद भी सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। बताते चलें कि खटीमा के ग्राम प्रधान, बड़िया से भी ग्राम प्रधान जो पद पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, अशोक कुमार मौर्य, सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर उनका नामांकन निरस्त करने को लेकर की गई आपत्ति पर चुनाव अधिकारी को दिए गए प्रत्यावेदन पर कार्रवाई करते हुए चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया है। मौर्य तो ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार थे, उनकी उम्मीदवारी के विरुद्ध एक आपत्ति आई थी। आपत्ति में कहा गया था कि इनका सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, जिसके कारण ये उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 8 के अनुपालन में अयोग्य हैं। इस पर जांच हुई, जांच के बाद ये पाया गया कि वो अतिक्रमणकारी हैं, तो उनका नामांकन निरस्त हो गया था। उसको चुनौती देते हुए उन्होंने एक रिट याचिका योजित की थी, जिसको एकल पीठ ने निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ एक खंडपीठ में विशेष अपील योजित हुई थी। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया। यह कार्यक्रम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें केक काटकर उनकी लंबी आयु की कामना की गई।
खबर विकासनगर से, जहां विकासनगर के आदूवाला गांव में एक बाग के बीच स्थित पौराणिक शिवलिंग श्रावण मास में श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि करीब 40 साल पहले के किसान के खेत में काम करते समय झाड़ियों और मिट्टी के बीच शिवलिंग मिला था। ग्रामीणों ने उसे स्थान की साफ सफाई कर पूजा अर्चना शुरू कर दी, जो आज भी जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार जब इस शिवलिंग के मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की गई तो यह अपनी जगह से हिला तक नहीं, उल्टा उठाने की कोशिश भी ये थोड़ा तिरछा होकर और गहराई में धंस गया। तब से यह शिवलिंग बाग के बीच बने एक छोटे से मंदिर में स्थापित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और जल अभिषेक के लिए आते हैं। ग्रामीण ब्रजेश कश्यप, रमेश सैनी और अनिल बताते हैं कि इस शिवलिंग में उनकी गहरी आस्था जुड़ी है। खास बात यह भी है कि यह गांव यमुना की सहायक नदी आसन के किनारे बसा हुआ है, जिसका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ऐसे में इस शिवलिंग का पौराणिक महत्व और बढ़ जाता है। जिस शिवलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वह शिवलिंग प्राचीन समय से वहीं पर स्थित है। मैं उसी ग्राम सभा आदूवाला से पिछले 10 वर्षों से लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूं, इसलिए मुझे वहां के बारे में काफी सारी जानकारियां हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, उन लोगों से जब हमने बातें करी इस बारे में, उन्होंने हमको बताया हुआ भी है कि भाई ये पूरे हमारे से बहुत पुराने समय से, दादा परदादा के टाइम से ये शिवलिंग वहीं पर निकला हुआ है। इसकी उत्पत्ति खुद ही वहां पे खेतों में हुई थी। हम लोगों ने, उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने एक बार इकट्ठे होकर उस शिवलिंग को वहां से निकालकर किसी अन्य गांव के नजदीक वाले स्थान पर स्थापित करने का मन बनाया था, और उन्होंने इसमें प्रयास भी किया था कि उसको निकाल के थोड़ा उसको गांव के नजदीक लाए खेतों से। लेकिन भरसक प्रयास करने के बावजूद भी वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ था, हिल नहीं पाया था। हमारी ही ग्राम पंचायत पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, वो जो शिवलिंग जो मंदिर है वहाँ पर, जो शिवलिंग वहाँ पर जागृत हुआ है, वो हमारे ही खेतों में हुआ है। वो हमारी निजी भूमि है जहाँ पर वो है। एक बार ऐसा हुआ कि पंचायत में कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने डिसाइड किया कि वहाँ पर थोड़ा हटकर है, हम उस शिवलिंग को, जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिवलिंग है, उसको वहां से उठा करके कहीं रोड के किनारे ला करके और एक भव्य उनका मंदिर बना करके उसमें रख दिया जाए। पर वो उनका प्रयास विफल हो चुका था। भैया कहानी तो इसकी है, देखो हम शुरू से जो हमारे बाप दादा है उनके मुख से सुनते आ रहे, ये बहुत पुराना शिवलिंग है यहाँ पे। और जब हम छोटे छोटे थे ना, तो यहाँ पे खेलने कूदने जाया करते, तो इसे हिलाया कराते, ऊपर भी उठाया कराते, तो ऊपर नहीं निकले था। तो उस टाइम ये बताया करा कि जब हमारे यहाँ ये मंदिर बनना स्टार्ट हुआ, तो ये सोच रहे थे कि यहाँ से उठाकर इस शिवलिंग को और मंदिर में स्थापित कर देंगे। पर जो आदमी इसको लेने गए तो ये बोल रहे थे कि वो नीचे नीचे चलेगा, उठा ही नहीं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनसार बाबर की लाइफलाइन कही जाने वाली चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जजरेट क्षेत्र में, जहां लगातार लैंडस्लाइड के चलते ये मार्ग बाधित हो रहा है। पीछे भी आप ये बोर्ड देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि पहाड़ी मार्ग से पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। तो यही चेतावनी लगातार यहाँ पर जारी रहती है। PWD मुश्किल लगातार जारी है, और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये मार्ग खुला है। लगातार जो बरसात होती है उससे लगातार यहाँ से भूस्खलन होता है। पीछे जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा स्लाइडिंग जोन है। 2 से 3 जगह ऐसा स्लाइडिंग जोन है जहाँ लगातार मलबा चलता है बरसात में, और बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आते हैं और नीचे नदी तक जाते हैं। और जिस वजह से घंटों यहाँ पे लंबी लाइनें लगी रहती है वाहनों की, राहगीरों को काफी इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय किसान हैं उनको भी घंटों यहाँ पे इंतजार में बिताने पड़ते हैं, और तब जाकर यहाँ पे जो PWD की जैसी भी मशीनें हैं वो यहाँ पे रास्ता खोलती हैं। घंटों उनको भी मशक्कत करनी पड़ती है। और जो स्थानीय जो यहाँ के मरीज हैं, या जो ऊपर से मरीज आने वाले जो यहाँ से रेफर किए जाते हैं विकासनगर और देहरादून के लिए, उनको भी इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, और उन्हें भी लंबा इंतजार यहाँ पे करना पड़ता है। तबरेज खान, K न्यूज़, जजरेट, विकासनगर। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल प्रचार का आखिरी दिन है। सभी दलों के बड़े नेता जनसंपर्क में जुटे हैं। चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विकासनगर की नवाबगढ़ और डाक पत्थर सीट पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा, यह पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। जनता भाजपा को जवाब देगी। वही प्रत्याशी भी डोर टू डोर जनसंपर्क कर वोटरों के साधने में लगे। जनता से अपार सहयोग मिल रहा है मुझे। जिस प्रकार 1996 में जनता ने पूरा समर्थन देके मुझे विजय बनाया था,
वही मूड अब भी जनता का मेरे साथ बना हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि जनता इस बार भी उसी तरह का प्रेम मुझे देकर विजय बनाने में संकल्प लिए हुए हैं। तो आज जनता की मैं उतर रखा हूँ। चुनाव का 24 तारीख को जो मतदान होना है उसका अंतिम दौर है, उसके बाद दूसरा दौर जो है 28 तारीख को होगा। तो इसको अनंतिम मत मानिए, चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव में हर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो चुनाव लड़ रही है और अपने प्रत्याशियों को जिताने का भरसक प्रयास कर रही है। रामनगर में सावन माह के पावन पर्व पर किन्नर याना खान ने एक भंडारा कराया। धार्मिक एकता का परिचय देते हुए किन्नर याना खान ने पीरुम दारा शिव में भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान याना खान ने बताया कि उनकी नज़र में सभी धर्म एक समान है और सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए वह हर साल यहाँ भंडारे का आयोजन कर सभी लोगों को स्वास्थ्य जीवन की भगवान से दुआ करती हैं। तो वही पीरम दुर रामलीला कमेटी द्वारा भगवान राधा कृष्ण जी की चित्र की फोटो भेंट की। इस अवसर पर रेशमा, गुरु, याना खान, निशा, काव्या, मुस्कान, रवीना, सानू, नयन, किशोर, दीपक पाल, अरविंद गोसाई, सचिन, नंदू सहित रावत अनेक धार्मिक समाज के लोग भी मौजूद रहे। जैसे कि 6 साल से हमारी याना खान सोशल वर्कर ये 6 साल से रामनगर में हैं और पीरुम भंडारा की सेवा करती आ रही है, सेवा करती रहेंगी और जब तक इनका जीवन संचालन रहेगा, जब तक ये भोलेनाथ की सेवा करती रहेंगी। और अभी इन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई, ये किसी धर्म से भेदभाव नहीं करती, ना ही करेंगी। याना जी, सावन के पर्व पे ये भंडारा आप करा रहे हैं, कब से करा रहे हैं और क्या कहना है जनता के लिए? नमस्कार, मैं आपकी याना खान रामनगर से पिछले 6 साल से मैं रामनगर में रहती हूँ। ये मेरे जजमान जी थे रामनगर के पीरुम भंडारा के। ये पिछले 6 वर्षों से मैं, मेरे भाई दीपक भाई और मेरे प्रधान जी, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं। ये पिछले 5 साल से मैं पीरुम भंडारा में शिव मंदिर में ये भंडारा करवाती हूँ और मेरे लिए कोई धर्म का कोई वो नहीं है, हिंदू मुसलमान सब मेरे लिए है कि मेरे जजमान जीते रहे, जो हिंदू भी है मुसलमान भी है रामनगर में, वो जीते रहे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जमीनी घोटाले में उनके खिलाफ ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद इसे पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, केंद्रीय एजेंसी भी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। हरक सिंह ने दावा किया है कि जमीन से संबंधित उन्हें कागजात 100% सही हैं। हरक सिंह ने ईडी को चुनौती देते हुए कहा कि वह गलत साबित करके दिखाएं। यदि ऐसा हुआ तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो वह षड्यंत्रकारियों से खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, जैसा उन्होंने जैनी प्रकरण में बरी होने के बाद किया था। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय भवन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को उनकी पत्नी दीप्ति रावत समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ देहरादून की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिससे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस मामले में हरक सिंह रावत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर इस केस में वो दोषी साबित होते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यही नहीं, हरक सिंह रावत ने ईडी के अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह उन्हें बेवजह पुराने केस में परेशान किया जा रहा है, उसका अंजाम ईडी के अधिकारी जरूर भुगतेंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने मोदी सरकार पर एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि अगर वो बीजेपी पार्टी में आज भी होते तो उनके साथ शायद इस तरह का बर्ताव नहीं होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के अधिकारियों ने विपक्ष के नेताओं पर जितने केस दर्ज किए हैं उनमें से केवल 2 केस ऐसे हैं जिसमें दोषियों की सजा हुई है, जो ईडी पर सवाल खड़े करता है। मैंने चार्जशीट, इनकी फर्जी चार्जशीट है, इनकी फर्जी चार्जशीट है। हमारे कागज 99.9% नहीं, 0.1% हम गलत नहीं है, नहीं गलत, 99.9% गलत नहीं है, 100% हमारे कागज सही। और मैं एक सवाल आपके माध्यम से ईडी के अधिकारियों से, पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो जमीनों के
जमीनों के बारे में, सिविल के बारे में जिनको नॉलेज है कि कोई जमीन खरीदेगा 12 साल का रिकॉर्ड देखेगा, 30 साल का रिकॉर्ड देखेगा। हमारे पास 50 साल का रिकॉर्ड है जिसमें जैसे हमने जमीन खरीदी। दूसरा, हेरा फेरी तब होती कि हमने जमीन पहले जमीन बाद में खरीदी होती। पहले सुशीला रानी के नाम पर वो जमीन एज ए राजस्व मंत्री अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके उसके नाम पर जमीन चढ़ाई होती और तब हमने जमीन खरीदी होती। तब हम दोषी थे। 8.209 हेक्टेयर भूमि सुशीला रानी के नाम पर 60 के बाद जब जमींदारी में जमीन मर्ज होगी उसकी 20 हेक्टेयर लैंड उसके नाम पर तब से थी। बाद में कुछ जमीन जो बंजर रही वो बाद में 92 में मर्ज हुई और 92 से 8.209 हेक्टेयर भूमि उसके नाम पर दर्ज थी। जब 2002 में हमने रजिस्ट्री करी दाखिल ने तब भी और 31 मार्च 2004 को भी। आपको मेरे पास भी रिकॉर्ड है, आप तहसील से रिकॉर्ड ले लो। बीजेपी का जो चेहरा है उनका ये चेहरा है कि जितने भी बाकी दलों में जो भ्रष्टाचारी थे उनको अपने पाले में लाओ, उनका भ्रष्टाचार धो देते थे, जिसके लिए उनको वॉशिंग मशीन का नाम दिया गया। लेकिन क्योंकि हरक सिंह रावत जी वहां पर कैबिनेट मंत्री थे और उसके बाद आज वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में है, कहीं भी नहीं है, लेकिन चुनाव का माहौल आने वाला है और बीजेपी ने फिर से जो अपना सिगुपा जो उनका जो ईडी, सीबीआई और बाकी जो है उनके पीछे लगा दिया है। ऐसी स्थिति में वास्तव में अगर वो ईमानदार हैं तो वो सही बात कह रहे हैं कि अगर मैं गलत मिला, ईडी को जो है छापे में मुझे गलत पाया गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और नहीं हुआ तो ईडी के अफसरों को मैं जो है सबक सिखाऊंगा। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा परेशान किया जाएगा तो वो क्या करेगा। बता दें कि हरक सिंह रावत की राजनीतिक शुरुआत बीजेपी पार्टी से हुई, इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, जबकि बाद में उन्होंने फिर बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन आज बीजेपी अपने मौलिक सिद्धांतों को भूल चुकी है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में केंद्रीय एजेंसियों की मदद ले रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है। हरक सिंह रावत का बीजेपी पर आरोप सरासर गलत है। बीजेपी का कहना है कि हर गलत आदमी अपने आप को सही साबित करता है। आप आवाज किसी की दबाने के लिए उसके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर दो, आप झूठी जांच कर दो, झूठे चार्जशीट कर दो, तो आदमी क्या करेगा भाई। नारायण राणे के साथ आपने क्या किया, आपने हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ क्या किया, आपने देश में तमाम वो लोग जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने तमाम मुकदमे कायम किए, जांचें करी, छापे मारे। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुसे, मोदिया वॉशिंग पाउडर से ऐसे धुले कि सारे मुकदमे का साफ हो गए, और मुकदमे ही साफ नहीं हो गए, सारे मुकदमे विड्रॉ हो गए और उनको पदों पर, हेमंत विश्व शर्मा तो मुख्यमंत्री बन गए, नारायण राणे मंत्री बने हुए महाराष्ट्र में। ऐसे आपको दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे पूरे देश भर के अंदर। भाजपा में जाते ही सारे आईडी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब खत्म और एकदम पाक साफ। और जैसे ही कोई भाजपा छोड़े, हरक सिंह रावत तो भाजपा में थे भाई, चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस में आए, उससे पहले भी वो तमाम जमीनें जिनके बारे में सरकार बात कर रही है, ईडी बता रही है, वो जमीनें उनके नाम ही थी। जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियां, चाहे पुलिस हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, वो कार्रवाई करते हैं तो स्वाभाविक जिसके खिलाफ कार्रवाई करता है वो तमाम तरह की दलीलें देता है, और उसी प्रकार आदरणीय हरक सिंह जी भी जो है वो अपनी जो है दलील रख रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो उनकी जांच हो जाने देने में ही जो है सभी पक्षों का मैं समझता हूं कि उसमें भला होता है। और जिस पक्ष के खिलाफ जो है कभी भी जो इस तरह की जो है शिकायत होती है या कि इस तरह के आरोप होते हैं, उनको तो 2 कदम आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हाँ जांच कीजिए, और फिर जो है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या। अगर आप निर्दोष हैं तो वो तो साबित हो ही जाएंगे, कोई जबरन कोई किसी को जो है दोषी थोड़ा ही कोई एजेंसी जो है साबित कर सकती है। आपको बता दें कि करीब 100 बीघा इस जमीन के मामले की पहले भी 2 सरकारें जांच करा चुकी हैं। पहली बार इसकी जांच भाजपा सरकार में हुई थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि ईडी ने
भर में 198 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, लेकिन अदालत में सब गिर गए। केवल 2 मामलों में कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए। देश में इस एजेंसी को भ्रष्टाचार, कराधान, अपराध रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन भाजपा सरकार इसे अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हरक सिंह रावत ने ये साफ कर दिया कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और भाजपा हरक के बयानों को लेकर तंज करती नजर आ रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा रक्सकिया, कलसिया और देवखड़ी नाले के अतिक्रमण चिन्हीकरण को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस मुखर हो गई। राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ललित जोशी ने आज हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन जानबूझकर शहर में कई दशकों में रहने वाले लोगों को टारगेट बनाकर भय का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ 40 से 50 फीट तक लोगों के मकान पर लाल निशान लगाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ नाले की सीमा से सटे लोगों को निर्माण की परमिशन दी गई। ललित जोशी ने कहा कि प्रथम चरण में हम प्रशासन से केवल अपील कर रहे हैं, जल्द ही सभी प्रभावितों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल और डीएम को ज्ञापन भी जाएगा और आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। शहर में आपसाएं इतनी बड़ी गुत्थी राजपुरा के अंदर या आवास विकास के अंदर, सुभाष नगर के अंदर, बमोरी, बिठोरिया, इन सब ये पूरे के पूरे इलाके आप इस तरह से बर्बाद कर देंगे, ये कोई उचित नहीं है। बेहतर आपको यह है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो ये आवास विकास के द्वारा ये जो रजिस्ट्री की गई है, और इस पर भी आपने जो है निशान लगा दिए। ये कहाँ तक उचित है? या तो आप गलत हैं या तत्कालीन 35 साल पहले नारायण दत्त तिवारी द्वारा ये बनाया गया जो आवास विकास है, जिसकी रजिस्ट्री तत्कालीन डीएम और कमिश्नर ने की थी, वो गलत है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।